नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। ईरान का प्लान सिर्फ खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को राख करने तक सीमित नहीं है। खाड़ी के अमेरिकी बेसों को तबाह करने के बाद ईरान का सीधा टारगेट अब यूरोप में मौजूद अमेरिकी और पश्चिमी देशों के मिलिट्री बेस भी है। ईरान अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन के दम पर यूरोप के दिल पर चोट करने की तैयारी में है। और जैसे ये खबर सामने आती है, यूरोपीय देशों में जबरदस्त खौफ का माहौल बन चुका है। यूरोप के दहलाने के लिए ईरान की तरफ से क्या प्लानिंग की गई है, चलिए अब वो आपको बता देती हूं। तो ईरान की ट्रंप को विनाशक जवाब देने की तैयारी है। यूएस हमलों के जवाब में यूरोप पर हमला ईरान की तरफ से किया जा सकता है। हालांकि ईरान कोशिश कर रहा है कि खाड़ी तक ये हमले सीमित न रखे जाएं और यूरोप में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमलों की तैयारी है। अब इन सब में कहां पर हमले किए जा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूं। पहला टारगेट बुल्गारिया, जिसके पीछे की वजह बेजमेर एयरबेस, अमेरिकी विमानों को क्योंकि वो दे दिया गया है। और दूसरा टारगेट साइप्रस, इसके पीछे की वजह यह है कि मार्च में भी ड्रोन हमले हो चुके हैं। वहीं तीसरा टारगेट अगर मैं आपको बताऊं तो तुर्की, जिसकी वजह मार्च में तुर्की की ओर से 4 मिसाइलें दागी गई थी। अब ईरान के संभावित और भयंकर हमले के डर से नेटो इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर आ गया है और यूरोप के आसमान में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों में रातों रात सैन्य तैनातियां बढ़ा दी गई हैं। यूरोपीय देशों को डर लग रहा है कि अगर ईरान ने हमला कर दिया तो यह हमला इतना भयावह होगा कि इसे संभालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यूरोप के सर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ ईरान उसकी ओर बढ़ सकता है, दूसरी तरफ रशिया भी आगे बढ़ सकता है। यूरोप इस वक्त सिर्फ खतरे की जद में नजर आ रहा है। अब ईरान के संभावित हमले से बचने के लिए नेटो की क्या तैयारियां हैं, अब आपको वो भी बता देती हूं। तो यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं और सहयोगी देशों के लिए जरूरी कदम उठाने का ऐलान नेटो की तरफ से कर दिया गया है। नेटो अपनी डिफेंस और डिफेंस क्षमता मजबूत होने का दावा भी कर रहा है और तनाव बढ़ने पर यूरोप में यूएस सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान है। टारगेट पर कौन कौन है? बुल्गारिया समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप में अमेरिकी बेस, साइप्रस में भी ब्रिटिश बेस भी ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। इधर ईरान यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहा है और उधर ट्रंप धड़ल्ले से हथियारों का बिजनेस भी कर रहे हैं। कैसे? दरअसल ट्रंप ने इन सब जंग के बीच में कतर को सैन्य विमान बेचने की अनुमति दे दी है। $4.5 अरब के सैन्य विमान बेचने की अनुमति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। और ऐसे में कतर को क्या क्या सौंपा जाएगा वो मैं आपको बताती हूं। उसमें 4 KC-46A विमान, कई रक्षा उपकरण शामिल हैं। वहीं खाड़ी में तनाव के बीच में धड़ल्ले से यूएस का यह व्यापार भी चल रहा है। ईरान जंग से पहले भी इजराइल को कई सारे हथियार बेचे गए थे और अभी भी बेचे जा रहे हैं। यूरोप के कई देशों में इस वक्त सिर्फ डर और सन्नाटा है। सरकारें अपने नागरिकों को अलर्ट कर रही हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि ईरान इस बार पीछे हटने के मोड में बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि क्या नेटो ईरान के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या फिर यूरोप की धरती एक बार फिर से सबसे भीषण मिसाइल हमले की गवाह बनेगी। अब आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। ईरान ने हड़काया, नेटो अलर्ट मोड पर आया। ईरान की तैयारी, किसी भी वक्त यूरोप में बमबारी। यूरोप के कई देशों में डर, ईरान करेगा हमले भयंकर। खाड़ी के यूएस बेस शमशार, यूरोप पर अटैक करेगा ईरान। ईरान की जंगी क्रांति, यूरोपीय देशों में बढ़ी सैन्य तैनाती।
जंग के बीच मौत का व्यापार, यूएस बांट रहा हथियार। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की धमकी के बाद नेटो देशों पर हमले का खतरा और अमेरिका पर दबाव एक बार फिर से बढ़ गया है? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर, इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ हैं, ईरान मामलों के एक्सपर्ट हकीम रजा जी भी हमारे साथ हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी कि नेटो देश और यूरोपीय देश अब किसके किसके निशाने पर है? एक तरफ इजराइल बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान की तैयारियां चल रही है, तीसरी तरफ रशिया भी आंखें गड़ा करके बैठा हुआ है अमेरिका की वजह से। क्या नेटो और यूरोपीय देश पूरी तरीके से खतरे की घंटी का शिकार हो रहे हैं, खतरे का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं? इसके पीछे की वजह सिर्फ अमेरिका है या फिर ये यूरोपीय देश खुद भी है? देखिए, अगर इसको एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मीनाक्षी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये यूएस डोमिनेटेड मूव है। यूरोप का कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट से बेसिकली। और यूरोपियन कंट्रीज के भी अगर आप रिलेशन देखें ईरान के साथ, तो इस लड़ाई से पहले कोई इतने खराब रिलेशंस नहीं थे। तो आप इसको बेसिक मुद्दा क्या है यहाँ पे? इसको बेसिक मुद्दा है कि ईरान की तरफ से अगर आप कोई भी देश का अगर एक बेस होगा और उसको अपना बेस बना के और वहाँ से हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई आपको मिलेगी। और इसीलिए आपने साइप्रस का जिक्र किया, आपने बल्गेरिया का जिक्र किया, जो इसको बेजमीर एयरबेस है वहाँ पे, जहाँ पे पहले से ही यूएस ने अपने ये एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपने उसको वहाँ पे रखे हुए हैं। बताया जाता है कि 8 एयरक्राफ्ट हैं वहाँ पे, वो बेसिकली उनके जो मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस हैं उनको उसको मदद करने के लिए। जब तक ये ऑपरेशंस आपकी मदद कर रहे हैं या आपको एक रिफ्यूलिंग बेस दे रहे हैं, आई डोंट थिंक ईरान को इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम होगी जब आप अपना वहाँ से अगर आप अपने इसको अटैक्स को या अपनी मिसाइल्स को या कोई ऐसा आपका ऑफेंसिव आप इसको अटैक्स स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ईरान भी जानता है, देखिए आर्टिकल 5 है नेटो का, और अगर इसको ईरान इसको बिना बात में अब मुसीबत नहीं मोल लेना चाहेगा। बिकॉज कोई भी देश अगर एक रैशनल, अगर उसकी लीडरशिप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की तरीके से काम करती है, तो वो कभी भी एक नेटो कंट्री पे हमला नहीं करेगा। बिकॉज वो जानता है कि आर्टिकल 5 है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की ट्रीटी है, उसमें ईरान को भुगतना पड़ेगा। बट अभी इसको बात यहाँ पे ये आ जाती है, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, कतार का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। बिकॉज जिस तरीके से ये जो रिफुलिंग एयरक्राफ्ट जो इसकी आपकी कैपेबिलिटी है, ये जो सेल हो रहा है KC-46A, तो ये एक दो इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रैटेजिक मैसेजेस ईरान को दिए जा रहे हैं। बिकॉज ये इस टाइम हो रहा है। एक तो टाइमिंग आप देखिए कि जब ये ऐसा युद्ध हो रहा है उस टाइम पे ये अनाउंस होता है कि हम कतार को इस टाइम देंगे। तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं। इस पहले है कि जो एक स्टेइंग पावर उसको हवाई जहाज की होती है, एक आपकी रीच होती है आपका, जैसे इजराइल के अगर इसको हवाई जहाज अटैक करने आए तो उनको इसको यहाँ पे रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज A to A आपको उसको मिल सकती है। यूरोप के हवाई जहाज अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस, तो उनको एक A to A का उनको एक उनको फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो पहला एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग इसको ईरान को दी जा रही है दबाव डालने के लिए। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत दबाव में है, वो इसको ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, ईरान लाइन पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के आप इसीलिए तो वो कतर को अब हथियार बेच रहे हैं। हालांकि यूरोप में भी तो वो यही कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार लगातार उपलब्ध करवा रहे थे, फिर उसके बाद रशिया से कह रहे थे कि शांति वार्ता कर लेते। लेकिन दामोदर जी, ईरान के लिए क्या ये सच में पॉसिबल होगा अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि वो इतनी लंबी दूरी के हथियार या तो बना सके या उनके पास ड्रोन ऐसा कुछ मौजूद है जिसके माध्यम से वो नेटो कंट्रीज को, हालांकि वो निशाना नहीं बनाएगा, इजराइल जरूर बनाएगा, लेकिन यूरोपियन कंट्री को क्या वो निशाना बना सकते हैं?
मीनाक्षी, मैं जनरल साहब की बात को आगे लेके चलूंगा कि कोई भी समझदार लीडरशिप ऐसी मूर्खता नहीं करेगी। मुझे जो लगता है यूरोप और नाटो कंट्री पे अटैक करना ईरान के लिए फिजिबल नहीं होगा, सस्टेन कर पाना भी हो सकता है। छेड़ने के लिए एक दो मिसाइल वो साइप्रस तक, ग्रीस तक या बुल्गारिया तक लॉन्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरा एक जो असेसमेंट ये कहता है कि अभी जो ईरान की जो सोच है वो है उन सभी कंट्री को पनिश करना या मिलिट्री बेसिस को जहाँ से उनके ऊपर स्ट्राइक अमेरिका ने करी है, और उनमें जो सबसे संभावित ठिकाना हो सकता है वो साइप्रस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे यूके के बेसिस है, और हो सकता है कि ईरान उनको टारगेट करे। लेकिन इन सब को देखेंगे तो आप जॉर्डन, इजराइल, ये सब कुछ भी बीच में ये सारे कंट्री आते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए वहाँ पर अपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना या उन पर अटैक करना। और एक दो मिसाइल लॉन्च करना अलग बात है, एक पूरी बैटल या एक ऑपरेशन लॉन्च करना उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और ईरान इस समय इतनी क्षमता में तो नहीं है कि ऐसे किसी भी युद्ध को सस्टेन कर पाए या लड़ाई को सस्टेन कर पाए 2 से 3 दिन से भी ज़्यादा। अलग बात है कि आईआरजीसी में जो शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि ईरान में कभी पीस हो या उनका वर्चस्व बना रहे, एक ऐसा ओहदा, एक ऐसा धड़ा है जो आईआरजीसी में हमेशा से ऐसे किसी भी शांति वार्ता के या जब भी पीस डील होती है कहीं से, तो वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। जैसे पहले भी उन्होंने जितने भी शिप थे उन पे अटैक किया, कमर्शियल शिप पे अटैक करके जो ईरान और यूएस की जो डील चल रही थी उसको डिटेल किया। तो ऐसे समय पे ये जरूर संभव है कि आईआरजीसी ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है। 3-4 मुल्क उनके जद के आ सकते हैं उनके लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल के दायरे में, उनमें से साइप्रस, जैसा मैंने पहले बताया, ग्रीस, साइप्रस सबसे ज़्यादा वनरेबल है, लेकिन ग्रीस और बुल्गारिया के बारे में भी ईरान शायद बाद में सबसे लास्ट होगा कि सोचना शुरू करे। उस हद तक नाटो भी एक्टिवेट होगा और कहीं ना कहीं फिर उसे जवाबी हमले का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस समय जो मेरा मानना है कि ऐसी खबरें हो सकती हैं, आ रही हो, लेकिन इस तरह से कोई भी प्लान ईरान करेगा मुझे नहीं लगता। एक समझदार लीडरशिप को करना चाहिए, और इस ऐसे मौके पे जब अब अमेरिका ने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी लेकिन उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगी, तो इस हालत में अगर कोई भी अटैक वो लॉन्च करते हैं तो उन्हें भी फिर से सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है जो कंट्री पहले अमेरिका के साथ नहीं थे, जिन्होंने क्लियर मना कर दिया था, उनमें इटली भी शामिल था, उन्होंने अपने स्पेस को यूज़ करने से मना किया था, और काफ़ी सारे और मुल्क भी थे यूरोपियन कंट्री के। इस बार अगर कोई ईरान ने ऐसी हिम्मत की या ज़रूरत की तो हो सकता है वो सारे कंट्री एक बार साथ आएँ और फिर ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, लेकिन अरविंद जी, ये चल क्या रहा है अमेरिका का? अमेरिका युद्ध लड़वा रहा है, अमेरिका शांति करवा रहा है, या फिर अमेरिका व्यापार कर रहा है? क्योंकि हर चीज उसकी तरफ से की जा रही है। इजराइल को वो हथियार बेच रहा है, कतर को वो हथियार बेच रहा है, यूरोप में यूक्रेन को हथियार वो उपलब्ध करवा रहे हैं, शांति वार्ता की बातें वो कह रहे हैं, लेबनान से, इजराइल से, कतर को भी हथियार फिर मुहैया करवा देते हैं। तो ये बिजनेस, शांति या फिर जंग? मीनाक्षी जी, आपने शुरुआत में ही बिल्कुल साफ कर दिया था अपनी रिपोर्ट में कि ये दरअसल हथियारों की जंग है, और दूसरी तरफ ये कि यूनाइटेड स्टेट को नुकसान क्या हो रहा है, वहाँ के व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है। अगर उनके हथियार बिक रहे हैं युद्ध की वजह से तो वो शांति क्यों चाहेंगे? जो हथियार के व्यापारी हैं वो हमेशा यही चाहेंगे कि दुनिया भर में युद्ध का माहौल बना रहे, और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट अभी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। पर उसमें भी एक पक्ष वहाँ के लोगों का भी है, जो टैक्स पेयर्स वो कह रहे हैं कि फायदा अगर हथियार बनाने वाली कंपनी उठा रही है तो नुकसान भी वही झेले। और यही कारण है कि वहाँ की जो आम जनता है वो इन सारे युद्धों को पसंद नहीं करती है। वियतनाम युद्ध से लेकर वहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जितने भी जो संजीदा लोग हैं, वो सब उनके खिलाफ थे। काफ़ी लोग तो जेल भी गए, और उनमें से काफ़ी लोग जो यूनाइटेड स्टेट के नागरिक हैं उन लोगों को जेल में ठूसा गया है क्योंकि वो वहाँ प्रतिरोध की ताकत दिखाते हैं। तो ये तय है। दूसरी बात ये कि नेटो कंट्रीज़ का आपने जो जिक्र किया कि वो इस लंबी लड़ाई में कूदेंगे या नहीं कूदेंगे, अभी तो फिलहाल क्योंकि उनकी कंपनीज को वो फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा था शुरुआत में, जो कि यूनाइटेड स्टेट की कंपनियाँ उठाने वाली थी, तो शुरुआत में वो जुड़े, फिर उन्होंने देखा कि लड़ाई का रिस्क है वो फायदे से कहीं ज्यादा है, तो फिर वो पीछे हट गए। पर अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि उनका व्यापार चौपट हो रहा है, और व्यापार चौपट को ठीक करने का केवल 2 ही तरीका हो सकता है। या तो ईरान को लड़ाई में एकदम नेस्तनाबूद करके उसे घुटनों पे ले आया जाए, या फिर अमेरिका से कहा जाए कि आप वापस लौटें। अमेरिका को वापस लौटने के लिए कहना अभी संभव नहीं लग रहा है। तो अभी ईरान को धमकियां दी जा रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, बहुत सारी नेटो कंट्रीज की तरफ से बयानात आए हैं, और भारत की तरफ से भी लगभग सिमिलर बयान है। वो ये चाहते हैं कि खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वो फ्री होनी चाहिए और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये एकदम पूरी ही रणनीति साफ है, पूरी ही लालच की लड़ाई है,
अगर कोई जो सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति है वह भी ये समझ जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे जो बड़ी मछलियां हैं वो कौन है। मीनाक्षी जी। ठीक है, लेकिन हकीम रजा जी, ईरान तो अभी तक सीमित रहा कि मिडिल ईस्ट में जिन देशों में अमेरिका के एयरबेस से वहां पर हमला किया जाएगा, तो फिर अचानक से यूरोप की तरफ क्यों बढ़ना है? नमस्कार जी, जय हिंद। देखिए, जितने भी मिडिल ईस्ट में बेसेस थे वो पूरी तरह नष्ट हो गए, या फिर डर से वो कोई अलो नहीं कर रहा है फिर नए जंग को यूज करने के लिए। जो 40 दिन की जंग में जो यूज करने दिए थे उसका जो नुकसान उन्होंने देख लिया, तो इसलिए अभी ईरान को लग रहा है कि अभी यूरोपियन जो बेसेस हैं, यूरोप में जो अमेरिकन बेसेस हैं वो यूज करेगा। तो इसलिए पहले ही बता दिया, उनके पहले से क्लियर मैसेज है कि कोई भी बेस अमेरिका का देंगे, यूज करेंगे, उसे हम मारेंगे। तो लास्ट टाइम जो शहीद आयतुल्ला खामेनी बोले थे कि ये रीजनल जितने भी बेसेस हैं सबको मारेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, बोल के पहले से ही बोल दिए थे, इशारा क्या पूरे मुल्कों को बोल दिए थे। उसके बाद में अभी जो नए आयतुल्ला मुस्तफा खामेनी है ना, उन्होंने क्लियर एक इशारा दिया है कि अब जंग अगर शुरू होगी तो ये वर्ल्ड वॉर होगी, ये क्लियर इशारा दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि यूरोपियन के देश के जो बेसेस हैं वो अमेरिका यूज करेगा। तो अब नाटो देश यूरोप को चाहिए कि अपने देश ना यूज करने दें। अगर यूज करने देंगे तो हम, ये जाहिर बात है, ईरान मारेगा, जहां से भी आएगा हम मारेंगे। वो क्लियर उनका मैसेज वही है, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। अब इस पर रहा, अब एक चीज में मुझे बोलना चाहिए कि जो अमेरिका बिजनेस कर रहा है, देख लीजिए उसकी इकोनॉमी जो डेप्थ है ना, 40 ट्रिलियन, यानी लाइफ की सबसे लो में चले गई है। यानी ये भी एक देखना पड़ेगा। जितना भी अभी वो इकोनॉमिक सैंक्शन डाल रहा है, तो सबसे ईरान से ज्यादा, ईरान को क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए वो अभी कल ही फॉरेन मिनिस्टर को पूछा कि कब तक आप इकोनॉमिक सैंक्शन झेलोगे, वो बोला इंडेफिनिट, हम, मेरे लिए कोई भी नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस है। तो इसके लिए इसमें यूरोप की, पूरी दुनिया की, यूएस की, सबकी इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। ईरान को उतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 50 साल से वो सैंक्शन झेल रहा है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी मीनाक्षी, वहाँ के लोगों को तो काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है, वहाँ की कई सारी रिपोर्ट्स आती नहीं, वहाँ के लोगों में देखिए एक चीज वो भी एक क्लियर कर देता हूँ, वहाँ के लोगों में जो बेसिक चीजें हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिक जो भी खाना पीना, ट्रैवलिंग वगैरह, गैसोलिन वगैरह सब आराम से अवेलेबल है, और कोई भी नहीं है। और दूसरी बात, वो पहले ही बता दे रहे हैं, अगर हमारे लिए जंग होती है तो वो हमारे लिए मुहर्रम आइडियल है, अगर हमारे लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगे तो हमारे लिए रमजान है। तो वो पहले ही, हकीम रजा जी, ये दावा आप जरूर कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को वहां पर इजाजत नहीं है। हो सकता है कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से ये एक कोशिश की जा रही हो आपके खिलाफ कि वहां के लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरीके से गिर चुकी है। हो सकता है कि ऐसा किया जा रहा हो आपकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया वहां तक रीच कर पाए तो पता चले। जी नहीं, इंडियन मीडिया देखिए, अभी फेडरल में पूरा इंडियन मीडिया गए थे, पूछ लीजिए सब मीडिया को, जितने भी गए थे पूछ लीजिए, सबको आजादी थी, कहीं पे भी जा सकते थे, कहीं से भी ले सकते थे, कहीं से। मैंने भी कई चैनल्स को लाइव वहां से सबका नजारा देखा, पूरी तरह पब्लिक से बात कराया। वो तो सिर्फ एक वक्त था जी, उस वक्त पर लोग वैसे भी गमगीन माहौल में थे, वो उन सब चीज़ों पर बात नहीं करना चाहते। अच्छी बात है बहरहाल कि अगर वहाँ पर लोगों के पास खाने की चीज़ें हैं, वो इकोनॉमिक तौर पर परेशान नहीं है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, फिर लड़िए जंग। मेजर जनरल राजन कोचर जी, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसिस हैं, जैसा हकीम रजा जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो सारे तबाह हो चुके हैं, और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उन्हें वहाँ से निकाल करके यूरोप में कहीं कहीं पर शिफ्ट किया जा सके। तो यूरोप में शिफ्ट किया जा सकता है, इस वजह से ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। अब तो ऐसे दुनिया भर में बहुत सारी कंट्री हैं, लगभग 135, जहां पर अमेरिका के एयरबेस है या अमेरिका के जवान तैनात है। ईरान हर जगह जाकर के तो ये नहीं कर सकता है। देखिए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करना है या वेस्ट एशिया को, तो अमेरिका के बेसिस रहेंगे यहाँ पे। और ये लोग जो बोलते हैं कि अमेरिका के बेसिस यहाँ से आप स्टिक हो जाएंगे या चले जाएंगे, आई थिंक वो जो नियर फ्यूचर में, तो मुझे नहीं लगता, बात का मैं नहीं बता सकता। बट इसको अमेरिका, देखिए, आप एक वल्नरेबिलिटी हमेशा रहती है अमेरिका की, जब यहाँ पे आपके बेसिस होंगे और अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे ईरान के अगेंस्ट अटैक्स करने के लिए, तो आपको अपना एयर डिफेंस भी इतना मजबूत करना पड़ेगा कि आप जितने भी एयर अटैक्स होंगे आपके ऊपर, चाहे वो ड्रोन से होते, मिसाइल से होते, आप उसको रोक पाए। बट यू सी, अनफॉर्चुनेटली हम जब एक मिलिट्री तरीके से इसको एयर डिफेंस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो एक एयर डिफेंस आर्किटेक्चर 100%
इस इनकमिंग मिसाइल्स को, इनकमिंग ड्रोन्स को रोक नहीं सकता, बिकॉज एक सैचुरेशन इफेक्ट होता है। और आप के पास जितना भी आधुनिक एयर डिफेंस हो, आपके पास थार्ड हो, आपके पास पैट्रियट्स हो, आपके पास कुछ भी हो, आयरन डोम, आयरन बीम, कुछ भी लगा लीजिए आप एक 100% एक शील्ड नहीं बना सकते। आप एक जो एक ऐसा सुरक्षा कवच आप नहीं दे सकते अपने देश को कि आप गारंटी कर सकें कि आपका जीरो डिस्ट्रक्शन होगा। तो अब इसको अमेरिका क्या ढूंढ रहा है? अमेरिका ये देख रहा है कि उसके पास ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि आज अगर यहाँ पे है बेसिस, और अगर वो इसको यहाँ से ऑपरेट नहीं कर पाएगा तो उसको किसी और जगह से ऑपरेट करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो आपके एयर रिफ्यूलर्स का इसको मामला आ रहा है सामने, बिकॉज जब आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो एयर पावर अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वो एयर पावर आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत है। और इसीलिए पाकिस्तान का भी पसनी पोर्ट लिया जा रहा है। देखिए, अब ये न्यूज़ में नहीं रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी अमेरिका को अपनी बेसिस दे रहा है रिफ्यूलिंग के लिए। आने वाले वक्त में आप इसको देखेंगे, इस पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इसीलिए एक डिफेंस पैक्ट इसको बनाया गया। मुझे आप बताइए, ये आपका डिफेंस पैक्ट बनता है अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, इसमें इजिप्ट भी आ जाएगा, बाद में यूए भी आ सकता है। ये क्या इसको अमेरिका की इस मर्जी के खिलाफ बन रहा है या उसके कंसेंट से बन रहा है? उसके कंसेंट से बन रहा है, बिकॉज अमेरिका इसको यहाँ पे एक। लेकिन सर, ये जो इस्लामिक नेटो अगर वो बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये कंट्रियाँ, जिसमें सीरिया का नाम भी अब सामने आ सकता है, सीरिया के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर गए, अब उधर बांग्लादेश का नाम भी आ रहा है, तो ये तो बड़ी मुसीबतें भारत और इजराइल के लिए खड़ी करेगा। इजराइल तो अमेरिका के लिए सबसे प्यारा बच्चा है, तो अमेरिका इजराइल को क्या ऐसी कोई परेशानी में डाल सकता है? देखिए, इसको इजराइल परेशानी में इसलिए नहीं आएगा। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान और इजराइल के डिस्टेंसेस इतने हैं कि कोई इतना ज़्यादा इसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें इसको मुझे बताओ किस चीज़ की चिंता है? मुझे चिंता है कि जब ये डिफेंस पैक्ट बनता है तो पाकिस्तान से मजबूत होता है, क्योंकि पाकिस्तान को टर्की की टेक्नोलॉजी मिलती है, सऊदी अरेबिया का पैसा मिलता है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, आपको पेट्रोल की जरूरत होती है, आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जब एक कंट्री आपको पैसा देने के लिए तैयार है, अब इसको पाकिस्तान का, जब फौज में था मैंने पाकिस्तान का एनालिसिस किया था, पाकिस्तान आर्मी का 10 दिन से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी लड़ नहीं सकती, बिकॉज उसके पास ये इसको रिसोर्सेज ही नहीं बनेंगे। अब अगर सऊदी अरेबिया और चाइना भी इसमें अगर पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और JF-17 का जो एक प्लांट है, जो इनका जॉइंट वेंचर है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और इस तरीके से AI का भी एक हब इसको पाकिस्तान में बन रहा है, ड्रोन्स इनकी इसको फैसिलिटीज बन रही है। टर्की यहाँ पे शिप बिल्डिंग कर रहा है, एक जॉइंट वेंचर पाकिस्तान के साथ लॉन्च किया है, जहां पे इनकी जो डिस्ट्रॉयर्स और इनकी सबमरीन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगे। इसको मेरी वो चिंता है। ये तो बहुत बड़ी टेंशन है भी सर, ये गठबंधन कोई आम चीज़ नहीं है। लेकिन दामोदर जी, अगर ईरान को यही है कि नेटो की तरफ हम मूव कर जाएं, यूरोपियन कंट्री की तरफ हम मूव कर जाएं, तो अमेरिका का एयर बेस नहीं, चलिए जो भी आप कहना चाहें, वो जगह तो पाकिस्तान में ने भी अमेरिका को कहीं ना कहीं दबे स्वर में मुहैया करवाई है, तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं ईरान जाना चाहता है? ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते तो है नहीं पाकिस्तान से। मीनाक्षी, एक बार अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे? मुझे थोड़ा मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान में भले ही अमेरिका का एयरबेस नहीं है, लेकिन हाँ, एक जगह उन्होंने खाली छोड़ रखी है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान से वापस आते हुए ये कहा गया था पाकिस्तान में अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका। तो फिर वहाँ पर क्यों नहीं ईरान आगे बढ़ना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर ना तो ईरान को उतना भरोसा है और ना अमेरिका को। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको जहां से भी फायदा होगा उसके कोई वसूल और कोई SOPs पे काम नहीं करता। उसको थोड़े से पैसे किसी भी मुल्क से मिलेंगे, उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा। और ऐसी खबरें भी आपने सुनी होंगी, जब अमेरिका स्ट्राइक कर रहा था तो जितनी भी ईरान की एयर असेट्स हैं, जितने भी उनके कुछ जहाज थे, उनको पाकिस्तान में कुछ पैसों के लिए पार्क किया गया था। इस पे अमेरिका मीडिया ने काफ़ी एक कंसर्न भी रेज किया था।
तो पाकिस्तान के ऊपर मैं किसी भी तरह से ऐसे ट्रस्ट करना या उसके ऊपर भरोसा करके कोई भी मुल्क अपनी रणनीति नहीं बनाएगा। दूसरी बात, आप जब इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं तो एक चीज आप समझिए कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का भी तो एक पैक्ट हुआ था, और हुती ने जब इनके ऊपर हमला किया तो सऊदी अरबिया के साथ क्या पाकिस्तान लड़ने गया? बिल्कुल नहीं गया। पाकिस्तान की आर्मी बेस स्टेशन भी कर रही थी सऊदी अरबिया में। हुती से बचाया पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया को? क्या कोई स्ट्राइक पाकिस्तान की आर्मी ने लॉन्च की? ऐसे तो कोई खबर भी नहीं आई, कभी सुना ही नहीं गया। पैक्ट बना लेना बहुत आसान चीज है, ये आपने यूएस और ईरान की डील के भी लेकिन देखा बिना होगा। पैक्ट के तुर्की तो खड़ा रहा ना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया देखिए, करवाते रहा। अब ये बिल्कुल ये ओपन सीक्रेट है, टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था, ना सिर्फ खड़ा था बल्कि उनके कई सारे हथियार मुहैया करवाए, ड्रोन पहुंचाए। बिल्कुल, ड्रोन का जितना भी पैकेज आया इंडिया में वो टर्की से आया था, ये सबको पता है, और हमने अब उसके काउंटर मेजर भी लिए हैं। तो भारत भी अब अपनी तैयारी में ये सब चीजें शामिल कर रहा है। भारत की रणनीति भी अब उसी हिसाब से हम अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। हमें पता है कि हमारे दुश्मन मुल्क कौन कौन से। लेकिन एक चीज ये कहना है कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्री मिलकर अगर कोई नाटो अलाई बनाते हैं तो भारत के लिए खतरा होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ भी तो उनमें से बहुत सारे कंट्री, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के साथ ही खड़े। इस्लामिक कंट्रीज का हमारे साथ भी बड़ा व्यापार चल रहा है। अभी आपको पता होगा कि जब ये ईरान की जंग चल रही थी तो भारत ने बहुत मदद की दुबई में, बहुत सारे यहाँ से स्पेशली फ्लाइट भेजी गई वहाँ के लोगों को सर्वाइव करने के लिए, यहाँ से कई सारी चीजें भेजी गई वहाँ पे। तो अकेले छोटी छोटी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि इस्लामिक कंट्रीज भारत के साथ भी हैं, और कोई भी पाकिस्तान के बहकावे में या पाकिस्तान के समर्थन में टर्की के अलावा कोई भारत के ऊपर अटैक करे या उसका समर्थन करे, बहुत मुश्किल लगता है। और टर्की भी, एक बात ये बता देता हूँ, खुल के पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेगा। आर्मामेंट सप्लाई करना एक बिल्कुल अलग बात है, पर पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने भारत के खिलाफ कोई भी नहीं आएगा। ये चीज आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सक्षम है। पाकिस्तान भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशन में, और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है व्यापार। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अभी जब आप ट्रंप की बात कर रहे थे तो उस समय मैं सुन रहा था, तो ट्रंप को तो जहाँ से भी फायदा होगा, ट्रंप ने सारी जंग, जितनी भी अमेरिका ने जंग लड़ी, वो पैसे के लिए और फायदे के लिए, बिजनेस के लिए लड़ी। आपने अभी देख लीजिए, आप उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया तो किस लिए उठाया? ये कहीं पर भी उन्होंने हमला किया, नाम लोकतंत्र स्थापना का आप देते हैं कि वो चले वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन सब कुछ जो बाद में निकल के आता है तो यही पता लगता है कि वहाँ पे उनका मुद्दा सिर्फ बिजनेस है, मुद्दा सिर्फ वहाँ के रिसोर्सेज का दोहन करना होता है अमेरिका के किसी भी हमले के पीछे। तो ये बात भी सबको पता है। और भारत के लिए चिंता का विषय जरूर, अभी जो जनरल कोचर साहब हमारी बात कर रहे थे वो बिल्कुल ये बात सही है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से टर्की के साथ है, चिंता का विषय है। लेकिन एक चीज और भी है कि हमारी एजेंसियों की नजर जरूर होगी उस पर, और उसके लिए कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बिल्कुल, नजर तो बिल्कुल होगी। लेकिन अरविंद जी, अगर मैं बात यहाँ पर अभी हम नेटो की करें तो कुछ रिपोर्ट्स में दरअसल ये दावा किया गया है, नेटो के एक अधिकारी कह रहे हैं कि गठबंधन किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका क्योंकि अभी तक चीख रहा था, चिल्ला रहा था, नेटो हमारे साथ नहीं आया। अब नेटो अगर इनके साथ आ जाता है तो क्या सच में नेटो के बाकी देश ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं? क्योंकि मार्च में तुर्की की तरफ ईरान से 4 बैलिस्टिक मिसाइल भेजी गई, कोट अनकोट, क्योंकि उसमें ऑफिशियली नहीं बयान दिया गया। साइप्रस को लेकर के भी ऐसी जानकारी मिली थी कि मार्च में उस तरफ भी ये मिसाइल भेजी गई थी। दरअसल नेटो का जो संधि पत्र है उसमें एक चीज खास ध्यान देने वाली है, वो ये है जो बाकी देशों को एग्जम्प्ट करती है उस युद्ध में इन्वॉल्व होने के लिए आर्टिकल 5 के बाद में। उसके बाद में एक जो नेक्स्ट आर्टिकल है तो उसमें वो ये कहते हैं कि अगर वो सारे ही नेटो कंट्रीज पे अगर साधा हमला नहीं होता है तो वो आमतौर पर वो बच सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, खासकर इसलिए कि नेटो कंट्रीज धमकी भले ही देते हो पर उनको ये पता है कि इस लड़ाई में शामिल होने का उन्हें कोई तुरंत फायदा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट का अपना एक फायदा हो सकता है, तुर्की का अपना मामला है, पर उसके बावजूद क्योंकि तुर्की का ये मामला है कि वो एक तो इस्लामिक वर्ल्ड पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और वो एक तरीके से वो लीडरशिप की उसकी ख्वाहिश हो सकती है, तो ये एक पूरा एक अलग मामला है। पर अगर बाकी नेटो कंट्रीज को कहें तो उस पूरी लड़ाई में शामिल होने का उनको कोई खास फायदा ही नहीं है। अगर फायदा नहीं है तो जाहिर है कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे, तो बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, धमकी बिल्कुल मिलती रहेगी। लेकिन सर नेटो का जब शिखर सम्मेलन हुआ था, नेटो का जब शिखर सम्मेलन हुआ था तब तो कहा गया था कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। कहा तो गया था, पर अभी जो पुरानी वाली जो कोल्ड वॉर के जमाने में जो सिचुएशन थी वो अभी नहीं है, क्योंकि अब बदली है, अब इंटरेस्ट भी बदले हैं। खासकर यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। खासकर यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता है कि डॉलर
ज्यादा मजबूत बने, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूरो की भी अपनी एक वैल्यू हो। बिल्कुल। जबकि हमें पता है कि जो ट्रूमैन और जो पूरा अमेरिका ने जो पूरा पैसा दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो सारे नेटो कंट्रीज एकदम गरीबी की हालत में आ गए थे। अगर यूनाइटेड स्टेट ने अगर मदद नहीं की होती तो उनकी इकोनॉमी इतना आसानी से नहीं संभल पाती, जिसका जिक्र बार बार यूनाइटेड स्टेट ने किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बार बार हर एक प्लेटफॉर्म से ये सारी तमाम चीजें गिनाई भी है। पर नेटो कंट्रीज ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस लड़ाई में उनकी कंपनीज को कोई अभी रिसेंटली कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो हथियार खरीदने का जो पूरा कारोबार है, खासकर वो सऊदी अरेबिया हो या तमाम देश हो, वो सीधा सीधा जो अमेरिकन कंपनीज हैं, तमाम कंपनीज हैं। अभी बोइंग के सीईओ को बुला के भी पूछा गया था कि इस लड़ाई में उनको 40% की रेट से उनको ग्रोथ मिली है। तो उनसे पूछा गया कि इसका आप बाकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं या उनको कैसे दे रहे हैं, तमाम चीजें कुल मिला के अगर हम संक्षेप में बात करें तो इस लड़ाई का जो सीधा सीधा फायदा है वो अमेरिकन कंपनीज को ज्यादा है। अगर यूरोपियन कंपनीज इसमें शामिल होती है, अगर यूरोपियन कंट्रीज शामिल होते हैं, तो उनको कोई खास फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता है कि कोई जी। भी निर्णय लेने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। जी अब ये मीनाक्षी जी। चर्चा तो बहुत हो चुकी है हकीम रजा जी कि ईरान या फिर नेटो आकर के आप पर हमला करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इससे इतर क्या ईरान की तैयारी है कि वो कुछ और देशों का मुकाबला कर सकता है इजराइल और अमेरिका को छोड़ करके? जी डेफिनेटली, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, जब तक आपके पास नहीं रहेगी प्रिपरेशन। वो बता रहे हैं कि जो पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग था उसका 6 बराबर हमने ये जंग के बाद ये 6 महीनों में बना रहे हैं। तो इन्होंने पूरी तरह प्रिपरेशन है। उनका जो दायरा था 2.5 वो खुद ही क्लियर थे कि 2,500 किलोमीटर से ज्यादा अपनी मिसाइल्स नहीं बनाएंगे, उसको ओपन कर दिया 5,000 किलोमीटर तक, इन्हें टोटली वो आजाद कर दिया। अब वो कितना भी बना सकते हैं, वो इसीलिए वो इंटरनेट ICBM का वो सब बातचीत चल रही है, यही इसमें बातचीत चल रही है। तो वो प्रिपरेशन पूरी तरह करे हुए हैं, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं कि जो भी खाड़ी के देशों में कितने भी हैं, कहीं पर भी बेसस, अमेरिकन बेसस में कोई हार्डवेयर नहीं है, यानी जंगी जहाजें या कोई मिसाइल, सब पूरा उठा के जॉर्डन लेके गए। जब जॉर्डन में मारे, ईरान ने ये इन दिनों बहुत मारा, तो वहां से भी अब इसराइल में शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर, जितना भी अमेरिकन बेसस में कोई हार्डवेयर बाकी नहीं रहा है, सबको मार दिया। जो भी बाकी बचा और जो भी नया आता है उसको मार रहे हैं वो बोल के, जैसे डिफेंसिव में नहीं है। अब ईरान ऑफेंसिव में भी आ गया है स्लोली। इराक के अंदर गया, पूरे वहां पर कुर्दिस्तान में मार के वहां के पूरे जितने लीडर्स थे उनको उठा के लेके आया और जॉर्डन में मारा। इससे ऐसे लग रहा है कि स्लोली वो क्लियर बता रहे हैं क्या, वी आर मूविंग टुवर्ड्स, हमारे कहां से खतरा महसूस हो रहा है कि यहाँ से हमारे पास ऊपर जंग हमला होगा, वहां पर हम लोग पहले से ही नष्ट कर देंगे। तो इसके लिए पूरी तरह वो प्रिपेयर्ड हैं। ये याद रख लीजिए, जो दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल कंट्रीज अमेरिका और इसराइल, ये दोनों देशों को घुटनों पे ला सकता है, उनको मार सकता है, उनके साथ लड़ सकता है। तो बाकी दुनिया कितनी है, पूरी जनाब अमेरिका ही बॉस था पूरे ने, 50% से ज्यादा नेटो का वही था, उसको ही मार रहा है। कोई किसी में हिम्मत नहीं है ईरान के अगेंस्ट में आने की, ये तो कंफर्म है। सिर्फ बोल लेना, धमकी दे लेना, सब कुछ है। अगर कोई भी कंट्री आएगा तो वो ईरान पूरी बुरी तरह मारेगा। तो वो तो क्लियर है, वो तो पूरी तरह बना के प्रिपेयर्ड होके बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रिपरेशन नहीं है, बातें नहीं है। जो भी आप देख लीजिए, जितने भी ईरान स्टेटमेंट दे रहा है वो करके दिखा रहा है, जंग से पहले भी, जंग के बाद भी, जो भी दे रहा है। MOU का बोल दिया था, MOU जब तक नहीं हो रहा उसमें पहले अमल करो, उसके बाद में बात करेंगे। अभी नो नेगोशिएशन। फिर अमेरिका को ही मजबूर होना पड़ रहा है कि नेगोशिएशन नहीं हो रहा बोल के, फिर बातें बना रहा है और इकोनॉमिक सैंक्शंस डाल रहा है, नए नए सिविल पूरा न्यूक्लियर यूज करूंगा, सिविलियन को बर्बाद कर दूंगा। यानी ये गीदड़ धमकियां देने से जो दे रहा है, आपको दुनिया को पता चल रहा है कि पूरी तरह अमेरिका बेबस हो गया है। अगर कुछ होता उसके पास तो कर देता, बोलने से पहले 40 दिन की जंग में ही कर देता। यानी 40 दिन जंग से पहले और 40 दिन की जंग के दौरान हम लोग पूरे मीडिया में हम देख रहे थे, या हमारे मीडिया में पूरी दुनिया बोल रही थी कि ईरान को 1 महीने के अंदर पूरी तरह ईरान को जैसे अफगानिस्तान और इराक को बना, उसी तरह ईरान को बना देगा। देख लिया, 40 दिन करके देख लिया, उसके पास पूरी तरह खत्म हो रहा था, वो हारने की पोजीशन में पाकिस्तान को बीच में डाला। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, नाटो देश भी जानते हैं, सबके पास इंटेलिजेंसी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबके पास इंटेल है, सब पूरा करके सबको मालूम है।
धमकियां देना अलग है, और हकीकत क्या है उनके पास पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। 100 से ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं उनके पास, और पूरे लेटेस्ट वेपन्स वो बता रहे हैं कि जो हमने यूज किया उससे कई ज्यादा भयंकर हथियार हम इस जंग में यूज करेंगे, वो क्लियर बता रहे हैं। वो देख लीजिए, अब हर आए दिन कमांडर्स का यही उनका बोलना है। ठीक है, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या जंग जीती जाती है? मेजर जनरल राजन कोचर, एक वीडियो जारी किया जाता है सेंटकॉम की तरफ से जिसमें उनके विमान रिफ्यूलिंग करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वहाँ से तैनातियाँ भी चेंज कर दी जाती हैं, लिंकन को हटा करके जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती की जा रही है। तो इस प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या ईरान को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है, साथ साथ चलती है। ये इसको ईरान भी करता है, अमेरिका भी करता है, पर इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसको ईरान के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज हमने देख लिया है कि जो भी आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं इकोनॉमिक, अब इसको अमेरिका की एक नई स्टेटमेंट आई है, मैं आज मॉर्निंग में ही पढ़ रहा था। वो बोलते हैं कि जो हमको इसको लड़ने से हासिल नहीं हुआ है, अब हम इस वॉर को इकोनॉमिक वॉर के दायरे में लेके जाएंगे। और फिर हम अभी रिसेंटली आई थिंक ये लोग तैयारी कर रहे हैं, एक सैंक्शंस का एक पैकेज अभी आने वाला है। ये इसको बताया जा रहा है कि सेकेंडरी सैंक्शन, इन द सेंस के इसको ईरान के ऊपर तो लगा दिया सैंक्शन, कोई अभी फर्क नहीं हुआ। अब जो देश ईरान के साथ बिजनेस करेंगे उनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। अब ये तो आई मीन एक दादागिरी मैं समझता हूँ इस टाइप की है। बिकॉज आपको चाइना इसको एक्सेप्ट करेगा? बिकॉज आज चाइना इज द मैक्सिमम, इसको 90% ऑयल ईरान से लेता है, तो इसको चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सारी जो गेम्स अमेरिका खेल रहा है ना, एक हारा हुआ खिलाड़ी जो यहाँ से निकलना चाहता है, वो कोई ना कोई अपनी इसको एग्जिट का जस्टिफिकेशन देना चाहता है निकलने से पहले, कि हमने इनको बिल्कुल इनको ख़त्म कर दिया। ये देखिए, आप जो भी साइकोलॉजिकल गेम्स खेल लीजिए, जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक आप वो 14 पॉइंट्स को दोबारा से नहीं खोलेंगे और उस पर आप डिस्कस नहीं करेंगे, ये जंग कहीं नहीं जा रही। आपने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आपने क्यों चेंज किया? बिकॉज आपका जो पुराना कैरियर था वो इतना लंबा डिप्लॉयमेंट सी में नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर इसको 8 से 9 महीने से ज़्यादा सी में नहीं रह सकता, उसको मेंटेनेंस चाहिए। और मेंटेनेंस के अलावा उसके ह्यूमन फैक्टर्स, ये उसके लोग, आप इसको सुसाइड्स हम सुन रहे थे, अमेरिकन सोल्जर सुसाइड तक करने पे आ गए थे। तो जब इस टाइप का रिसाइकलिंग आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो लॉजिस्टिक स्टेमिना की बात आ जाती है। अगर आपको इसको लंबा युद्ध खींच के जाना पड़ेगा तो आपने अपने आप भी आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बदल दीजिए, आपका जो दूसरा आ जाएगा। ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर ने इसको क्या उखाड़ लिया ईरान का, मुझे बताइए। और इस लड़ाई में आपने टारगेट 4000, 5000, 6000 टारगेट्स ईरान में एड्रेस किए। मैं एक्चुअली सुन रहा था, एक पेंटागन के जनरल थे, एक्स जनरल, ही वाज टेलिंग कि भाई अब कोई अमेरिका के पास टारगेट्स बचे ही नहीं। जो भी टारगेट्स उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे उनको एड्रेस करते, बार बार उसी टारगेट पर मारने का मतलब नहीं। बिकॉज ईरान ने जो तैयारी कर रखी है वो सब कुछ अंडरग्राउंड, हम जानते हैं, इसके ऊपर हमारे इतने सारे डिस्कशन हो चुके हैं। तो इसको मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ये जो अभी इसको कतार के ऊपर ये जो आपका रिफ्यूलिंग हो गया, ये आपका इसको बेसिस की बात हो रही है और ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो रही है, अभी ये एक डिसजॉइंटेड माइंड की स्ट्रेटजी है। जो एक सेंसिबल और एक समझदार लीडर होता, अगर ट्रम्प को कुछ अकल होती तो वो आज इसको बैठता ईरान के साथ, जो भी पॉइंट्स है डिस्कशन के उसको खत्म करता और सैंक्शन लिफ्ट करता ईरान के, या उसको अनफ्रीज करता, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मसला भी अपने आप ही हल हो जाना था। बट वो जितना इसको लंबा खींचेगा, मैं आपको इतना बता दूं, जितना इस जंग को ट्रम्प लंबा खींचेगा, वो जो उतना ही अमेरिका का नुकसान होने वाला है। लेकिन ये दामोदर जी, इसके साथ साथ अगर हम जब बात इजराइल की करते हैं तो इजराइल को लेकर के ये कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल का सपना देखा जा रहा है। ईरान भी तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है।
देखिए बिल्कुल सही बात है। जब इसराइल की हम बात करते हैं तो ग्रेटर इसराइल की जो बात चल रही है फिलिस्तीन को शामिल करने की है, ऐसी कुछ खबरें आ रही। मुझे नहीं लगता कि ईरान इसराइल इस तरह से कोई मंशा रखता है कि वो अपनी सीमाएं बढ़ाए। लेकिन एक चीज़ जरूर, अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। और अभी तक सदन लेबनान को उन्होंने जिस तरह से डोमिनेट किया है, मुझे नहीं लगता कि वो पूर्व की स्थिति में आएगा या वहाँ पर दोबारा से लेबनान को वहाँ पे वो एक्सेस मिल पाएंगे जिन पे उन्होंने अभी ऑक्यूपेशन किया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि हिजबुल्लाह को भगाने के लिए। सेम चीज फिलिस्तीन पे, तो उसे अगर आप ग्रेटर इसराइल कहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए जहां पर एक बार उन्होंने अपने कदम जमा दिए, वहां से वो वापस तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कि उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। इस बात में कोई दो राय नहीं, चाहे बेशक ट्रंप नाराज हो। ट्रंप ने बहुत शोर मचाया जब उनकी ट्रीटी की बात चल रही थी ईरान के साथ कि लेबनान के साथ आप शांति करिए, लेबनान पे अटैक मत करिए, लेकिन इसराइल नहीं माना। और बता के उनके ट्वीट आते रहे लगातार कि यहाँ पे उन्होंने लेबनान पे हिजबुल्लाह के इस बेस पे हमला किया। तो ये चलता रहेगा। इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे उसे किसी मुल्क का कोई भी गठबंधन बन रहा हो, कोई ट्रीटी शाइन हो रही हो, वो इस चीज से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि पूर्व में ऐसे समझौतों की बड़ी कीमत चुकाई है उन्होंने। तो इसराइल रुकने वाला नहीं है। और उसे आप ग्रेटर इसराइल कहते हैं तो मैं मानता हूँ ग्रेटर इसराइल हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। फिलिस्तीन के ऊपर तो अभी मुझे लग रहा है पूरी तरह से डोमिनेंस इसराइल के हाथ में। वहां पे क्या होगा ये इसराइल ही तय करेगा। अभी वहां पे हमास के पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए, और ना हमास का वहां पे वजूद उतना रह गया जैसा कि पहले कभी था। उसका 10% भी नहीं होगा। जिस तरह से वहां पे तबाही मचाई है इसराइल ने, जिस तरह से वहां पे हमले किए गए हैं लगातार। अरविंद जी, हम देखते हैं कि रिश्ते बहुत सारी कंट्री के बदल गए, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के बदल गए, लेकिन यहाँ तो अब वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज किया जा रहा है। एक ऐसा संगठन बना करके जिसकी नींव रखने का प्रयास बहुत पहले किया गया था। एक ऐसा संगठन बनाने की भी कोशिश की जा रही थी अब्राहम अकॉर्ड के तहत जो इजराइल को सपोर्ट करे, लेकिन उससे इधर एक और संगठन बन रहा है। तो अमेरिका इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है जब अब्राहम अकॉर्ड को वो नहीं बनवा पाया, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल उन कंट्रीज को नहीं करवा पा रहा? देखिए मीनाक्षी जी, अब्राहम अकॉर्ड के पक्ष में भारत भी था। भारत ने हमेशा उसे सपोर्ट किया है और कहा है, क्योंकि उसकी जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस थी वो फेवरेबल थी, लोगों के आपसी मिलन की बात थी। और क्योंकि अब्राहम दोनों ही रिलीजन में काफी, इनफैक्ट तीनों ही रिलीजन में एक इम्पोर्टेंट किरदार हैं, तो इसलिए वो तो ठीक था। पर अगर इस तरीके का कोई नया संगठन बनता है जिसको हम इस्लामिक नेटो अगर कहें, तो वो हालांकि अभी इस वक्त तो काफी जल्दबाजी होगी, पर मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी संगठन होगा और इसका कोई खास उस तरीके का नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर जो इससे पहले नेटो से सीटो सेंटो वगैरह जितने भी संगठन या वर्सा पैक्ट के तहत जितने भी कंट्रीज साथ आए थे, वो किसी एक खास पर्पज को लेकर साथ आए थे। उनका एक था, उनका जो कोई कॉमन एनिमी था उससे मुकाबला करना। पर इस तरीके के संगठनों का कोई खास भविष्य नहीं होता है, क्योंकि इनका जो एम है वो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। और इससे भारत को खासकर विदेश मंत्रालय काफी करीबी नजर से देख रहा है। खासकर जो सऊदी के साथ पाकिस्तान की जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसको भी काफी हमने देखा और उसका कोई आखिर में अर्थ नहीं रहा। जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमले किए या जो ईरान ने सऊदी अरेबिया की बेसिस पे हमले किए, तो उस तरीके का कोई अर्थ नहीं है। तो भारत को बहुत ज्यादा चिंतित होने की इस समय तो कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। और ये बिल्कुल है कि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, इसमें दोनों ही ताकतों को नुकसान होगा, खासकर ईरान को भी और खासकर यूनाइटेड स्टेट को भी। अगर ईरान को ये भ्रम है कि वो बहुत ताकतवर है, अभी हालात ये थे खासकर सितंबर तक कि उसके पास जो मिनिमम जो खर्चे के लिए जो पैसा होना चाहिए वह भी नहीं है। ये बात अलग है कि ऊपर से ये तमाम चीजें खासकर आम जनता को महसूस नहीं होती है, पर जब स्थितियां या चीजें बिगड़ने लगती है तो वो बहुत तेजी से और अचानक से बिगड़ने लगती है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास कोई बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व हैं या उसकी इकोनॉमी को जो पैसा थोड़ा बहुत आ रहा था बाहर से जो तेल वगैरह सप्लाई करने से, वो तक रुक चुका है। तो पूरी तरीके से जब उसकी आर्थिक नाकेबंदी हो चुकी है, तो 2026 में कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो एक तरीके की वहां का आंतरिक अर्थव्यवस्था से वह सब कुछ अपनी जरूरतों को पूरा कर लें। ये तो मीनाक्षी जी बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है जी। अब हकीम रजा जी, आप मिडिल ईस्ट में पूरा प्रयास तो कर रहे हैं, ईरान पूरा ये प्रयास कर रहा है कि जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस है उन्हें तबाह कर दिया जाए, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कई कंट्री में उन्हें तबाह भी कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका की तरफ से जब इन देशों को हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं, तो आप यानी ईरान किस तरीके से उसे देख रहा है?
देखिए ये बातें हैं, इससे पहले जितने भी हार्डवेयर हैं कोई हार्डवेयर है ही नहीं, जितने भी बेसेस हैं अमेरिकन बेसेस हैं उनके कंट्रीज के पास सब लेके चला गया है। अब अगर आएंगे नए आएंगे तो जैसे ही अभी बहरीन में आया था, दरमियान में बोल रहा हूँ, जंग की बात की बोल रहा हूँ, मार दिया, कुवैत में आया था मार दिया, जहां ओमान को भी मार दिया, वो जो फिफ्थ फ्लाई था वहां भी मार दिया, जॉर्डन में जहां जहां भी है मार दिया। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेंगे कोई करेंगे तो भी अमेरिका का ही है ना, अमेरिका के हाथ में, उसी के पास कोड रहेंगे, वही चलाएगा सब कुछ। ये सिर्फ पैसा लेने के लिए उनको नाम देके दे रहा है, उससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ईरान को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई रकम का कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कतर को हथियार मिल जाते हैं या फिर किसी अन्य देश को हथियार मिल जाते हैं तो ईरान पर इसका कोई असर नहीं। देखिए जब वर्ल्ड के जो एयर पावर में चाहिए या वर्ल्ड के सुपर पावर ही ईरान का कुछ नहीं कर सका, तो ये लोग, ये बच्चे, ये मच्छर जैसे हैं, इनको एक लोग क्या कर लेंगे? ये पूरे खाड़ी के देश ईरान के सामने तो बच्चे हैं, अमेरिका और इसराइल के सामने देखा जाए तो ये कौन सी है जी? कोई भी खाड़ी का देश सीधे सीधे आपके खिलाफ जंग में उतरा ही नहीं, तो आप किसी की शक्ति कैसे माप सकते हैं? अरे जब दुनिया का सुपर पावर कुछ नहीं कर लिया, जो अमेरिका और इसराइल दोनों मिलके, उसके पीछे कई कंट्रीज थे, कुछ नहीं कर लिया, तो ये खाड़ी देश क्या कर लेंगे? आप हम लोगों को पता है ना उनकी क्या कैपेसिटी है, पूरी दुनिया को भी पता है कि उनकी क्या कैपेसिटी है। ना उनके पास कोई मिलिट्री है, ना उनके पास कोई रकम, कुछ भी है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मालूम है ये खाड़ी के देश क्या है क्या नहीं है, कि सबको पता है कि क्या है, किसके पास क्या है। तो इसलिए ये मक्का पैक्ट बनना, ये सब क्या किस लिए कर रहे हैं? तुर्की यानी कि खाड़ी के पास कुछ नहीं है बोल के पाकिस्तान और तुर्की उनके साथ जाके, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, तुर्की भी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में है। ठीक है, मिडिल ईस्ट तक अगर हम रहते हैं, अगर मिडिल ईस्ट तक हम रहते हैं जैसा आप कह रहे हैं हकीम रजा जी, तो मेजर जनरल राजन कोचर, क्या सिर्फ और सिर्फ ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है मिडिल ईस्ट का जो सबसे सशक्त नजर आता है? इजराइल को हम दरकिनार कर देते हैं फिलहाल के लिए। देखिए मीनाक्षी जी, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की हम बात करते हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आपके पास इकोनॉमिक पावर है, आपके पास डिप्लोमेटिक पावर है, और एक आपका CNP बनता है, इनको तीनों को मिला के कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कितना है। और फिर वो आप एक देश की ताकत को इसको आंकते हैं। बट यहाँ पे ईरान का जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर वो इतना है नहीं। फिर भी ईरान क्यों टिका हुआ है? वो है ज्योग्राफी। देखिए आप इसको लड़ाई में, हम जब भी अपनी प्लानिंग अपना करते, टेरेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है लड़ाई। जिसके पास, जिस देश में अगर पहाड़ हो, माउंटेन्स हो, डोमिनेटिंग हाइट्स हो, और जंगल का भी एरिया है, डेजर्ट्स का भी एरिया है, और अपनी इस फौज को आप अंदर देखिए, आप इसको, मुझे एक सिंपल लॉजिक में अपने पैनलिस्ट के सामने रखता हूँ, इसको अमेरिका ने अपने ट्रुप्स को ईरान के अंदर क्यों नहीं भेजा और उसने इराक में क्यों भेजा? तो ये अगर आप एक एनालिसिस करें ईरान और इराक का, ईरान की भौगोलिक संरचना यानी सीधे सीधे बिल्कुल, बिकॉज बेसिकली देखिए वहां पे कोई भी मिलिट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिकॉज वहां पे इस टाइप के आपके टेरेन और माउंटेन में आप अपना आएंगे, ऊपर से आपके ऊपर इसको मिसाइल आएगी, आर्टिलरी फायर आ जाएगी। जब तक अमेरिका वहां पर घुस करके हमला नहीं करता है तब तक वो वहां पर जीत कभी दर्ज नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी भौगोलिक संरचना की वजह से। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतनी की इजाजत देता है, फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मच जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।